हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सन फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 6 सितंबर को एनडीए का एग्जाम हुआ था। एनडीए में पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम है। तो पार्ट 1 में तो मैथमेटिक्स है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। एंड अब जो पेपर नंबर 2 है उसके पार्ट बी की ये जो वीडियो है, इसमें उसके सारे क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम 51 टू 150 विद सॉल्यूशंस आपको जो है यहाँ पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 51 है। चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम एसिटेट एंड ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चॉक और मार्बल है वो किसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। तो चॉक और मार्बल यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट। चॉक और मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। क्वेश्चन नंबर 52, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल इज। यहाँ पे पूछा गया है कि जो एन शेल होता है, आपको पता है कि एक एटम की शेप में के एल एम एन ये 4 शेल्स होते हैं। तो इसमें जो एन शेल है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी इज 32। यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज। विनेगर को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। ये हमें पता है बहुत कॉमनली कि विनेगर को एसिटिक एसिड कहा जाता है और एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। Next question है question number 54. A liquid is kept in a glass beaker. Which one of the following statements is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of the beaker? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्लास बीकर में एक लिक्विड लिया गया। वो जो लिक्विड है वो बीकर के बेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसके रिगार्डिंग के कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसको आपको बताना है कि कौन से वाली करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ base of the beaker. Option B, pressure depends on the height of the liquid column. Option C, pressure does not depend on the density of the liquid. And option D, pressure neither depends on the area of the base of the beaker nor on the height of the liquid column. तो आपको पता है एक इक्वेशन होती है दैट इज P इज इक्वल टू H रो G। यहाँ पर ये देखिए जो P है प्रेशर को डिनोट कर रहा है और H जो है वो हाइट को डिनोट कर रही है। तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। दैट मीन्स P हाइट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी दिया हुआ है दैट इज प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव्स। हमें पता है जो साउंड वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और मैकेनिकल वेव्स को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। तो अब ये देखिए ऑप्शन ए साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, यहाँ पर वाटर मीडियम है तो ओके ये आंसर करेक्ट है। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू एयर, एयर इज ऑल्सो अ मीडियम तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू स्टील, यस स्टील भी एक मीडियम है तो यहाँ भी ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो यहाँ पर जो वैक्यूम है ये इसमें कोई मीडियम नहीं होता तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई बिकॉज साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी इज गोवा। जो दीनदयाल पोर्ट है उसको कैंडला पोर्ट भी कहा जाता है और वो लोकेटेड होता है गल्फ ऑफ कच्छ, दैट इज इन गुजरात। तो ऑप्शन बी गुजरात इज द करेक्ट आंसर। Next question number 57. Which one of the following cities is associated with Biosafety Protocol to the Convention on Biological Diversity 2000? कौन सी ऐसी सिटी है, इनमें से आपको बतानी है कौन सी ऐसी सिटी है जो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल में के साथ एसोसिएट की गई है। ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन सी कार्टेगेना, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन सी कार्टेगेना इज द करेक्ट आंसर। This is associated with Biosafety Protocol to the Convention on Biological Diversity 2000. Next question is 58. Krishna Raja Sagar Dam Reservoir is developed on. ये
जो डैम है वो कहाँ पर डेवलप किया है, कौन सी नदी पर? वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है तुंगभद्रा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है कावेरी। जो कृष्ण राजा सागर डैम है वो रिवर कावेरी पर बना हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी रिवर कावेरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद 2 और मोर कंट्रीज? ये जो 4 स्टेट्स आपको दी गई हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, इन चारों में से आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टेट है जो इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ दो या दो से ज्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है वो म्यांमार और चाइना दोनों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शन बी असम, असम भी बांग्लादेश और भूटान दो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शन सी है मिजोरम, ये भी बांग्लादेश और म्यांमार दो कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। लास्ट बचा त्रिपुरा, त्रिपुरा सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी त्रिपुरा। Next question number 60. According to Census of India 2011, which one among the following is the least populated state in India? यहाँ पे जो सेंसस वर्ड है इसका मतलब होता है जनगणना। तो 2011 में इंडिया की जनगणना की गई थी, तो उसमें ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब, इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम थी 2011 में जब जनगणना की गई थी? तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और लास्ट है पंजाब। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, पंजाब इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो जो आंसर रहेगा दैट इज डी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज? जो इंडियन लैंग्वेजेस, जो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनकी कितनी लैंग्वेज फैमिलीज हैं ये बताना है। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 4, ऑप्शन सी। 4 फैमिलीज होती हैं, इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, मोनकेहमर एंड सीनो टिबेटन। ये 4 फैमिलीज हैं, लैंग्वेज फैमिलीज, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फोर्स द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले जो सत्याग्रह की टेक्निक्स गांधी जी ने आजमाई थी, स्टार्ट की थी और सक्सेसफुली वहां पर वो कंप्लीट की भी थी, वो कौन सी जगह है? तो ऑप्शन ए इज इंग्लैंड, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी नॉर्थ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। यहाँ पर सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह की टेक्निक्स को ट्राई किया था और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी डांडी मार्च? जब गांधी जी ने डांडी मार्च की तो उस टाइम पर इंडिया का वाइसरॉय कौन था? तो इसका जो आंसर है दैट इज, जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी इज लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी इज लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी इज लॉर्ड विलिंगडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विच वन अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन्स वाज हाईली skeptical of Gandhiji's Dandi March initially, but within a week completely changed its opinion and saluted him as saint and statesman? जब गांधी जी की डांडी मार्च हुई थी तो अमेरिकन न्यूज मैगजीन, कौन सी ऐसी अमेरिकन न्यूज मैगजीन थी जहां पर गांधी जी डांडी मार्च के ऊपर काफी डाउट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए थे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया और गांधी जी को सही मानना शुरू कर दिया था? तो ऑप्शन ए है सैटरडे इवनिंग पोस्ट, ऑप्शन बी है रीडर्स डाइजेस्ट, ऑप्शन सी है टाइम, ऑप्शन डी है लाइफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है टाइम, ये जो टाइम मैगजीन है उस टाइम और आज तक की भी सबसे पॉपुलर मैगजीन है और यही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 65। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर पैसेंजर ट्रेन्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड?
इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से साल में पैसेंजर ट्रेन इंग्लैंड में जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ऑप्शन आपके पास है दैट इज 1823, सेकंड 1825, थर्ड 1848 एंड लास्ट इज 1861। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 1825। 1825 में इंग्लैंड में सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी दैट इज स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन, लेकिन ये सिर्फ मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती थी। 1830 में आगे जाके लिवरपूल एंड मैनचेस्टर रेलवे के नाम से मॉडर्न रेल रोड जो है फर्स्ट मॉडर्न रेल रोड इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो बीच में एक फिलामेंट होता है, इस तरह से आपने बल्ब देखा है तो इस बल्ब में एक यहाँ पर ऐसे एक फिलामेंट लगा होता है लाइक दिस। तो ये जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी टंगस्टन एंड ऑप्शन डी इज सिल्वर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा टंगस्टन। जो टंगस्टन ही इस बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी से ना तो मेल्ट होता है और जब ये गर्म होता है मीन्स जैसे जब इसको हीट देते हैं हाई टेम्परेचर तो ये व्हाइट हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। टू इक्वल रेजिस्टर्स are connected in parallel and a battery of 12 volt is connected across this combination. A DC current of 100 milliampere flows through the circuit as shown in below. आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि दो इक्वल रेजिस्टर्स हैं, ये देखिए एक ये और एक ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की। इस सर्किट में से 100 मिली एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा है कि जो आर है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली आपको। तो कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है दैट इज वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अगर हम उसकी वैल्यू देखें पैरेलल में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी R अपॉन 2। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं V इज इक्वल टू आई R अपॉन 2 लगेगा। अब जैसे कि हमने वैल्यू निकालनी है R की, तो जो R है दैट विल बी इक्वल टू, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। R की वैल्यू 12 इंटू 2 अपॉन 100 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली एम्पियर में दिया हुआ है करंट तो इसलिए इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो अगर आपको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 240 ओम। तो ऑप्शंस देख लेते हैं 120 ओम, 240 ओम, 60 ओम एंड 100 ओम। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी 240 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। Which one of the following is not the unit of energy? ऐसी ये जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो यूनिट है वो एनर्जी की नहीं है, ये हमें बतानी है। वेरी फर्स्ट इज जूल, यस ये एनर्जी की यूनिट है। ऑप्शन बी इज वॉट आर, यस ये भी एनर्जी की यूनिट है। ऑप्शन सी इज न्यूटन मीटर, ये भी एनर्जी की यूनिट है। लास्ट दी गई है केजी मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है, किसकी यूनिट है? ये यूनिट है फोर्स की। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं चार, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यस इट इज करेक्ट। जो बायोमास है जिससे बायोगैस बनाई जाती है, ठीक है, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यस रिन्यूएबल है, बार बार रिन्यू होती रहती है इसलिए इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा। ऑप्शन बी इज गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन काउ डंग, क्रॉप रेजिड्यूज, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर अलाउड टू डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट, आप सभी को गोबर गैस जैसे कि बायोगैस पे कहा जाता है, वो कैसे बनती है? जब ये सारे के सारे काउ डंग, क्रॉप रेजिड्यू वगैरह सभी को डिकम्पोज करने के लिए अलाउ कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कुछ टाइम के बाद ये गोबर गैस प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज बायोगैस जनरेशन रिड्यूसेस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। इसने कहा कि ये वाटर और सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। नो, जब ये सारा का सारा वेस्ट सॉइल के अंदर डंप
करके रखा जा रहा है तो ऑफकोर्स ये रिड्यूस तो नहीं करेगी सॉइल और वाटर पोल्यूशन को, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता सॉइल और वाटर पोल्यूशन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो। बायोगैस की हीटिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है। नो, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि बायोगैस की हीटिंग कैपेसिटी कम नहीं होती, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और अगर हम कंपेयर करें तो 1 लीटर डीजल के हाफ तक होती है, तो दैट इज सो मच। तो जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, दिस इज हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इन अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज। पूछा गया प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, ऐसे न्यूक्लियर रीजन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, नो, ये तो डीएनए को कहा जाता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस, और लास्ट है न्यूक्लियोसोम। तो जो ऐसा रीजन, ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल है जिसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैव डेड सेल्स? ऐसे कौन से प्लांट टिश्यू है, ये प्लांट्स में सारे तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जिनके सेल्स डेड होते हैं? ऑप्शन ए इज एपिडर्मिस, ऑप्शन बी इज पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी इज कोलेनकाइमा एंड ऑप्शन डी इज स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, स्क्लेरेन्काइमा। इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन से बनी होती है, और लिग्निफाइड सेल्स हमेशा डेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज क्या होता है? ये बोन्स की तरह ही स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। बोन्स को अगर आप ब्रेक करो तो वो इजीली टूट जाती हैं, लेकिन कार्टिलेज नहीं टूटता। जैसे कि अब अगर आप अपने नोज को या ईयर को, एक्सटर्नल ईयर को टच करें तो वो कार्टिलेज है। तो इसने पूछा है किसमें कार्टिलेज नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन है लैरिंक्स, नो, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है नोज, इसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ईयर, इसमें भी देखा जाता है। और लास्ट ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर, नो। जो करेक्ट आंसर आपका है यूरिनरी ब्लैडर है, क्योंकि कार्टिलेज यूरिनरी ब्लैडर में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स with their radius of orbit as r1 is equal to r, r2 is equal to 4r, ratio of their periods t1 upon t2 around the sun will be। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड जो है वो सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। जो फर्स्ट प्लैनेट का जो रेडियस है वो है r, और सेकंड प्लैनेट का जो रेडियस है वो है 4r। तो अगर उनका टाइम पीरियड देखा जाए, जब वो राउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो फर्स्ट प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो t1 है, सेकंड प्लैनेट का t2 है। इन दोनों के बीच में रेशियो बतानी है आपको। तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज 1/16, ऑप्शन बी इज 1/8, ऑप्शन सी इज 1/4 एंड ऑप्शन डी इज 1/2। तो इसके अंदर कैप्लर्स लॉ लगेगा। कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टी स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग, कैप्लर लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि क्या आंसर आएगा हमारा, दैट विल बी 1/8। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm is cut into two equal parts in length. These parts are then connected in parallel. The resistance of this parallel combination is equal to। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मेटालिक वायर ली, उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20 ohm, इसको क्या किया, दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया, फिर इन दोनों हिस्सों को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो अब बताया कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं 20 ohm, 10 ohm, 5 ohm एंड 15 ohm। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। अब जैसे देखिए इसने बोला है कि एक मेटालिक वायर है जिसकी 20 ohm रेजिस्टेंस है, जब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो दोनों जो पार्ट्स होंगे उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 10 ohm एंड 10 ohm दोनों पार्ट्स की। उसके बाद इसने बोला है कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उसको जो
कॉम्बिनेशन होती है उसका जो वैल्यू होती है वो हाफ हो जाती है। तो अगर इसके कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगी 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 5 ओम। Question number 75. Light of uniform intensity impinges perpendicularly on a total reflecting surface. If the area of the surface is halved, the radiation force on it will become. क्वेश्चन में बताया है एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से लाइट टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली आ रही है, एरिया ऑफ सरफेस इज हाफ्ड, तो रेडिएशन फोर्स ऑन इट विल बिकम, तो जो रेडिएशन फोर्स है उस पर वो कितना हो जाएगा। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ए डबल, बी हाफ, सी 4 टाइम्स एंड डी 1/4। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। अब यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो एरिया है वो गिवन है दैट इज हाफ, तो जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी बी, हाफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76. पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज। ह्यूमन आई का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जहां पर इमेज बनती है। वेरी फर्स्ट इज प्यूपिल, सेकेंड इज कॉर्निया, थर्ड इज रेटिना एंड फोर्थ इज आइरिस। आपको पता है, अगर आपको याद हो तो इस तरह का कुछ डायग्राम होता है आई का। तो आई का जो ये वाला हिस्सा होता है, जो अंदर की लेयर होती है यहाँ पर, इस पर इमेज फॉर्म होती है, तो इस पार्ट को बोलते हैं रेटिना। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77. Consider the following image. A proton enters the magnetic field at right angles to it as shown in the figure. The direction of force acting on the proton will be. इन्होंने बोला कि एक जो प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है राइट एंगल पे। ये जो आपको यहाँ पर ये एरो दिख रही है, दिस एरो, ये प्रोटॉन की एंट्री दिखा रहे हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और राइट एंगल पर प्रोटॉन एंटर कर रहा है। तो फोर्स जो इस प्रोटॉन पे लग रहा है वो क्या होगा। इसके अंदर फ्लेमिंग्स, जो इस क्वेश्चन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो थंब की डायरेक्शन में होगा। तो अब लगाकर देख लीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनटू द पेज, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट। अब आपको यहाँ पर ये जो 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसमें से आपको बताना है कि साउंड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए, साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट। करेक्ट, क्योंकि साउंड जो है, साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है। नेक्स्ट इज साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्ड वेव्स। यस, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। नेक्स्ट, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। करेक्ट। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर एंड देन इन ड्राई एयर, ये भी करेक्ट। तो जो आपका करेक्ट आंसर है, इन्होंने साउंड ऐसा पूछा है जो नॉट करेक्ट हो स्टेटमेंट, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि कोई भी वेव लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों नहीं हो सकती, और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79. व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर्स, द करंट इन द सर्किट। जब भी घरों में या कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाए तो करंट के बारे में पूछा है कि क्या होता है। तो ऑप्शन बी बिकम जीरो, कि करंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। नो, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इंक्रीजेस सब्सटेंशियली, यस, ये आपका करेक्ट आंसर है सी। डी में बोला है कीप्स ऑन चेंजिंग रैंडमली, नो, ऐसा भी नहीं होता। तो जब भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है हमेशा करंट जो है वो एकदम से बढ़ता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कौन सा कंपोनेंट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज सर्विक्स, ऑप्शन बी यूरेथ्रा, ऑप्शन सी सेमिनल वेसिकल एंड ऑप्शन डी इज वासा डेफरेंस। तो यहाँ पर वासा डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल और यूरेथ्रा तीनों के तीनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है एक्सेप्ट सर्विक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया आपका ए, सर्विक्स, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81. Which one of the following is not a reason of decrease in biodiversity? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो आपके आसपास जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं,
ठीक है, उनका नंबर अगर कम हो रहा है तो उसका रीजन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। दैट मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा स्पीड से और लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट खत्म किए जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हर जगह जो है ट्रीज कट कर रहे हैं, तो जितने भी फॉरेस्ट हैं अपने यूज के लिए ह्यूमंस उसको कट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है, चाहे वो वुड हो चाहे वो कोई और प्रोडक्ट हो, वो उन सभी को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, मीन्स बिना किसी मतलब के बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं बेटा जो ऐसे प्लांट्स को रिजर्व किया जाता है कहीं ग्रो करके, और उनको ना काटने के लिए बोला जाता है, ऐसे एक्ट बनाए जाते हैं कि इसे कटेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, तो रिलीजियस बेसिकली ट्रीज को यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे कि नीम ट्री हो गया या बनियन ट्री हो गया। ठीक है, इन सभी ट्रीज को तो उनको मेंटेन करना। नेक्स्ट इज एनक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज। फॉरेस्ट को कट करते हैं और ह्यूमंस उस पर वहां पर खेती करने लग जाते हैं या घर बना लेते हैं या इंडस्ट्रीज बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं एनक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज। अब आप देखिए, चाहे वो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, या फिर एनरोचमेंट इन फॉरेस्ट एरिया हो, इन तीनों केसेस में फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खत्म किया जा रहा है। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो, ऑफकोर्स यही वाले होंगे। ये तीनों ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, बट इन्होंने पूछा है कि कौन सी नहीं होती, रीजन कौन सा ऐसा है जिससे नहीं होती। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होएगा मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पर ट्रीज को कट नहीं किया जा रहा बल्कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है, जैसे रिवर लेक हो गए या आपके आसपास कोई भी सरोवर है जहाँ पर वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, रेन वाटर स्टोर होता है, ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्राउंड वाटर को खत्म, डिप्लीट मतलब कम कम करने का कारण नहीं है। पहला है एफॉरेस्टेशन, सेकंड इज लॉस ऑफ फॉरेस्ट, देन थर्ड इज एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स। अब ये देखिए, इनमें से जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट हैं ट्रीज हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे, फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, तो पानी को होल्ड करके कौन रखेगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर जो है वो सारा का सारा पंप करके अपने यूज में ले लिया जाएगा तो कोई भी ग्राउंड वाटर बचेगा नहीं, तो ये भी कारण है कि ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स। अगर हर जगह कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स बढ़ जाएंगे, अब आपको पता है जो मिट्टी होती है, मिट्टी ही पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, होल्ड करके रखती है, लेकिन कंक्रीट बिल्डिंग्स में ऐसा नहीं होता जो सीमेंट की बनी होती है। तो इसका मतलब है जो लास्ट के थ्री हैं, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों जो हैं वो ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करने के कारण है, लेकिन उन्होंने नॉट पूछा है कि कौन सा कारण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ए फॉरेस्टेशन, दैट मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। अगर हम ट्रीज को लगा रहे हैं तो वो पानी को होल्ड करके रखेंगी, दैट मीन्स ये ग्राउंड वाटर को बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next is 83 question number. Which one of the following type of radiation has the smallest wavelength? तो इनमें से ये जो चार आपको रेडिएशंस दी गई हैं, इसके अंदर कौन सी ऐसी रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ऑप्शन ए इज माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी इज इंफ्रारेड, ऑप्शन सी इज विजिबल लाइट, ऑप्शन डी इज एक्स रेज। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है दैट विल बी एक्स रेज। अगर आप इसका पूरा का पूरा ऑर्डर देखो ये सारी रेडिएशंस का, तो आपको एक्सरे मिलेंगी। सबसे कम रेडिएशन जो वेवलेंथ होती है वो होती है गामा रेज की, लेकिन इनमें से आपसे आंसर पूछा गया तो एक्स रेज आएगा। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। नेक्स्ट 84, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अगर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को पता लगाना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कौन सा है। पहला है रिफ्रेक्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर, विस्कोमीटर एंड डिफ्रेक्टोमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज 85,
Which one of the following is the largest composition in biogas? अभी हमारा पीछे एक क्वेश्चन आया था बायोगैस का, जिसे हम गोबर गैस भी बोलते हैं। तो इस गोबर गैस में या बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हमें बताना है। ऑप्शन ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन सल्फाइड। जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है वो होती है मीथेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, question number 86. The sun appears reddish during sunrise and sunset. The phenomena in optics which is responsible for this appearance of the sun is. आपने देखा होगा जब भी सूरज उग रहा होता है या सूरज ढल रहा होता है तो उस वक्त जो सूरज है वो लाल रंग का दिखता है आपको, ऑरेंजिस रेडिश ऑरेंज सा या रेड कलर का आपको दिखता है। तो इन्होंने पूछा है कि जो ऐसा कौन सा फिनोमेना है ऑप्टिक्स में जो सन के रेड अपीयर होने का कारण है। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, दूसरा ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा ऑप्शन है स्कैटरिंग एंड चौथा ऑप्शन है इंटरफेरेंस। तो यहां पर जो रीजन है ऑप्टिक्स का जो फिनोमेना है वो है स्कैटरिंग। कैसे? जो रेड कलर की स्कैटरिंग होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है, बाकी जितने भी कलर्स हैं वो बहुत दूर स्कैटर हो जाते हैं, तो वहां पर रेड कलर रह जाता है। इसी वजह से हमें जो सन है वो रेड कलर का दिखता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87. अ लेंस हैज अ पावर ऑफ +2 डायोप्टर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इज ट्रू? आपको एक लेंस दिया गया है जिसकी पावर दी गई है +2 डायोप्टर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लेंस के बारे में सही है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है लेंस इज कनकेव एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। Next, lens is convex and has a focal length of 2 meter. Next is lens is convex and has a focal length of 0.5 meter. And next is lens is concave and has a focal length of 2 meter. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब जो लेंस होगा वो कन्वेक्स होगा, तो कन्वेक्स आपके इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। दैट मीन्स इन दोनों में से एक ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है फोकल लेंथ दी हुई है, तो हम इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1/p। तो अगर हम 1/p करेंगे दैट विल बी 1/2। तो 1/2 जो होती है वो 0.5 के बराबर होती है। तो देख लेते हैं 0.5 कहाँ है। हेयर इट इज 0.5 मीटर। तो जो आपका करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी, लेंस इज कन्वेक्स एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। Next, question number 88. At nearly 70 degrees Celsius, sodium bicarbonate shows the property of gradually decomposing, which makes it usable in bakery products. The product of decomposition responsible for this use of sodium bicarbonate is, इन्होंने बोला 70 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है डिकम्पोजिशन का जो सोडियम बाइकार्बोनेट के यूज के लिए जरूरी है वो क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी वाटर वेपर्स, ऑप्शन डी इज ऑक्सीजन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। आपके जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि केक हो गया, ब्रेड हो गया, आपने देखा होगा वो पोरस होते हैं। वो जो पोर्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की बबल्स की वजह से होते हैं। जैसे ही इन बेकरी प्रोडक्ट्स में सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड किया जाता है और फिर उसको बेक करने के लिए हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो उस टाइम पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें से एक गैस निकलती है जो बबल्स क्रिएट कर देती है, और वो बबल्स बाद में रप्चर होके वो पोर्स बना देते हैं, जो भी आपके ब्रेड केक हो गया उन सब में। तो वो जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम आर। तो यहाँ पे पूछा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं, सोडियम कार्बोनेट में कितने होते हैं और जिप्सम में कितने होते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 5, 10 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी 10, 2, 5 रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी 5, 2 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, एंड ऑप्शन डी इज 2, 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए
यहाँ पर कॉपर सल्फेट में 5, सोडियम कार्बोनेट में 10 और जिप्सम में 2 नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following is the correct sequence of change in colors when a turmeric stain on white clothes is scrubbed by soap and then washed with water? यहाँ पे जो टर्मेरिक है वो सॉप के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो उसने पूछा है जब भी अगर हल्दी का दाग लग जाता है सफेद कपड़ों पर, तो जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो सबसे पहले कौन सा कलर आता है, उसके बाद जब हम उसको वाटर से वॉश करते हैं तो जो कलर चेंज हो रहा है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ चेंज इन कलर्स आता है वो क्या होते हैं? ऑप्शन इज ए इज येलो, पिंक एंड ब्लू, बी इज येलो, रेडिश ब्राउन एंड येलो, देन ऑप्शन सी इज येलो, रेडिश ब्राउन, ब्लू एंड ऑप्शन डी इज येलो, ब्लू, पिंक। ये तो आप घर पर प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। किसी भी व्हाइट क्लॉथ पर अगर थोड़ा सा हल्दी आप लगा दीजिए, उसके बाद उसको वॉश करके देखिए तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप? देखेंगे पहले वो येलो कलर की होती है, उसके बाद वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, उसको और ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर वॉश करके ड्राई करते हैं तो वो येलो कलर की फिर से हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 91, which one of the following statements regarding bleaching powder and DDT is correct? तो इनमें ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। वेरी फर्स्ट इज बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बी इज बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सी इज बोथ कंटेन क्लोरीन एंड डी इज बोथ कंटेन कैल्शियम। अगर हम फॉर्मूला देखें ब्लीचिंग पाउडर का और डीडीटी का, ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसके अंदर भी क्लोराइड नाम लिया मैंने तो इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही जब आप डीडीटी देखें तो यहाँ पे जो टी है वो डिनोट करता है ट्राई क्लोरो को, दैट मीन्स इसके अंदर भी क्लोरीन होता है। तो जो ऑप्शन सी है बोथ कंटेन क्लोरीन, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेसिकेंट? डेसिकेंट का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ ड्राइंग एजेंट। जो डेसिकेंट होता है इट इज अ टाइप ऑफ ड्राइंग एजेंट। तो उन्होंने पूछा है कौन सा एग्जाम्पल है डेसिकेंट का। तो ऑप्शन नंबर ए इज सिलिका जेल, ऑप्शन नंबर बी इज पॉलीस्टायरीन, ऑप्शन नंबर सी इज सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज सोडियम कार्बोनेट। तो डेसिकेंट दैट इज द ड्राइंग एजेंट, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज सिलिका जेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93, which one of the following was the first mineral acid discovered? ऐसा कौन सा पहला मिनरल एसिड है जो डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी इज फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड। एक साइंटिस्ट है जॉन ग्लोबर, 17th सेंचुरी में इन्होंने सल्फर को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम रिएक्ट करवाया। जब उन्होंने रिएक्ट करवाया तो एक एसिड प्रोड्यूस हुआ दैट इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज इज 1.46 and that of sapphire is 1.77. If VQ is the speed of light in quartz and Vs is the speed of light in sapphire, then which one of the following relations is correct? तो उन्हें क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का दैट इज 1.46 और सफायर का दिया हुआ है 1.77। उन्होंने बोला अगर जो क्वार्ट्ज के अंदर जो वेलोसिटी है, लाइट की जो वेलोसिटी है क्वार्ट्ज के अंदर वो क्या होगी अगर VQ है, और सफायर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो Vs है, तो कौन सा जो रिलेशन है इन दोनों के बीच वो करेक्ट होगा? तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है VQ इज ग्रेटर देन Vs, ऑप्शन बी Vs इज ग्रेटर देन VQ, ऑप्शन सी Vs इज इक्वल टू VQ एंड ऑप्शन डी Vs इज इक्वल टू VQ अपॉन 2। अब आपको पता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सफायर का ज्यादा है 1.77।
तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सफायर का ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स सफायर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी, दैट मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्वार्ट्स की ज़्यादा हो गई, स्पीड ऑफ लाइट क्वार्ट्स में ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज VQ इज ग्रेटर देन VS। क्वार्ट्स में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू द सफायर। Next question is, in case of a concave mirror, if an object is kept between principal focus F and pole P of the mirror, then which one of the following statements about the image is not correct? इन्होंने बोला concave mirror लिया, concave mirror में एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में रख दिया, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी? ऑप्शन ए, इमेज विल बी वर्चुअल। ऑप्शन बी, image will be enlarged or magnified. Option C, image will be formed at infinity. And option D, image will be erect. In case of concave mirror, जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो जो इमेज है वो वर्चुअल भी बनती है, एनलार्ज भी बनती है और इरेक्ट भी बनती है, लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं बनती, वो किसी एक स्पेसिफिक फाइनाइट पोजीशन पे बनती है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है वो स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, न्यूजीलैंड इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स? जो न्यूजीलैंड है वो किस आइलैंड ग्रुप का पार्ट कंसीडर किया गया है, ये हमें बताना है। फर्स्ट इज माइक्रोनेशिया, सेकेंड इज मेलेनेशिया, थर्ड इज पॉलिनेशिया एंड फोर्थ इज हवाई आइलैंड चेन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पॉलिनेशिया, सी ऑप्शन। Next is, which of the following statement with regard to Pradhan Mantri कृषि सिंचाई योजना are correct? तो हमें बताना है कि ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं इनमें से एक सही है, दो सही है या तीनों सही हैं। तो पहले देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना was launched during 2015 to 16, correct. Second, basic aim of PMKSY is to enhance physical access of water on farm, correct. One of the main objectives of PMKSY is to achieve convergence of investment in irrigation at the field level, ये भी correct. जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो 2015-16 में जो है लॉन्च की गई थी और इसका जो मोटिव था वो था फार्म प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना और अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना अपने कंट्री में, ठीक है। इसके लिए 3 बिलियन रुपीस जो हैं वो दिए गए थे। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं फर्स्ट में टाइम पीरियड इज करेक्ट, सेकंड में आप देखिए फार्म के लिए बात हो रही है, यहाँ पर भी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, तो इसलिए जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी this option D, 1, 2 and 3. Next question number 98, according to article 79 of the Constitution of India, which of the following is are described as a part of Parliament of India? उसने बोला कि जो आर्टिकल है 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें ये जो आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है ये हमें बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है हमें बताना है कि तीनों पार्ट हैं, एक हैं, दो हैं, क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी डी, तीनों 1, 2 and 3। तो इसके अंदर हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तीनों जो हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-year प्लान वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन, जो 5-year प्लान था वो सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया था? चाइना, USSR, इंडिया या भूटान? ऑप्शन बी दैट इज USSR इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, जो गरीबी हटाओ का कॉल था वो कहां पर इनकॉर्पोरेट किया गया था? ऑप्शन ए इज
4th 5-year plan, option B 5th 5-year plan, option C 6th 5-year plan, option D is 7th 5-year plan. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी 5th 5-year plan में गरीबी हटाओ की बात कही गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. List 1 मेजर ऑब्जेक्टिव एंड लिस्ट 2 में 5-year plans दिए हुए हैं. तो जो अलग अलग प्लान्स के कौन कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे उसके हिसाब से हमें इसे मैच करना है. तो हम देख लेते हैं. फर्स्ट इज फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो था 11th 5-year प्लान का. नेक्स्ट फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये जो मोटिव था ऑब्जेक्टिव था वो था 12th 5-year प्लान का. नेक्स्ट करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट 5-year प्लान का. एंड लास्ट अटेनिंग सेल्फ रिलायंस, ये ऑब्जेक्टिव था 5th 5-year प्लान का. तो जिस हिसाब से मैंने कॉम्बिनेशंस बताए अगर उसके हिसाब से हम देखें तो जो आपका ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट आंसर. Next question is 102. Which one of the following directive principles was inserted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976? ये कह रहे हैं कि जो 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 42nd अमेंडमेंट की गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, वो कौन सी की गई थी? पहला है द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम. सेकेंड, equal justice and free legal aid. Third, promotion of cooperative societies. And fourth, provision for early childhood care. इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, equal justice and free legal aid. Next, question number 103. A common high court for 2 or more states can be established by. अगर कोई कॉमन हाई कोर्ट बनानी हो जिसकी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स हैं, वो कैसे एस्टेब्लिश की जा सकती है? बाय ऑप्शन ए, अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अगर कोई पार्लियामेंट एक लॉ पास कर दे सिर्फ इससे. ऑप्शन बी, ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से. ऑप्शन सी, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से. ऑप्शन डी, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करके. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट. अगर एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करनी हो तो एक लॉ पास कर दिया जाए पार्लियामेंट से तो वो एस्टेब्लिश हो सकती है. नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104. In the year 1928, a committee of Congress leaders drafted a constitution for India. The committee was headed by. 1928 में कांग्रेस लीडर की एक कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था. तो जो कमेटी थी वो उस टाइम पर कौन हेड कर रहा था? दैट इज ऑप्शन ए, महात्मा गांधी. ऑप्शन बी, टीबी सप्रू. ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू. एंड ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन 105 इज which one of the following statements about जयपाल सिंह is not correct? उन्होंने बोला है कि जो जयपाल सिंह है उसके बारे में जो ये स्टेटमेंट्स दी गई है कौन सी सही नहीं है. जयपाल सिंह एक पॉलिटिशियन था, मेंबर था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और हॉकी टीम का कैप्टन भी था. तो इसके बारे में हमें ये जो है स्टेटमेंट्स देखनी है कि कौन सी करेक्ट नहीं है. पहला है ही वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अभी मैंने आपको बताया ही वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड बताया ही फाउंडेड द आदिवासी महासभा, यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. तीसरा उसने बताया ही वाज द कैप्टन ऑफ फर्स्ट इंडियन नेशनल हॉकी टीम, दिस इज आल्सो करेक्ट. जयपाल सिंह हॉकी टीम के कैप्टन थे, ये भी मैंने अभी आपको बताया. एंड ऑप्शन डी इज ही कैंपेन फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो जो इसका आंसर होगा दैट विल बी डी, ही कैंपेन फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106. व्हाट इज टिक्की मोसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ malnutrition? Option A, a specially packaged food item. Option B, a mascot. Option C, name of the scheme. Option D, name given to the healthcare provider. तो
माल न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में जब टिकीमोसी वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मैस्कॉट। द करेक्ट आंसर इज बी। Next question is 107. Which one of the following was the theme of the World Tourism Day 2019? जो वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो पूछा गया है कि वर्ल्ड जो 2019 27 सितंबर 2019 में जब वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था तो उस टाइम क्या थीम रखी गई थी? ऑप्शन ए इज सस्टेनेबल टूरिज्म, ऑप्शन बी टूरिज्म एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी टूरिज्म रिस्पॉन्डिंग टू द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑप्शन डी टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। द करेक्ट आंसर इज डी, a better future for all. Next is 108. Which one of the following countries has hosted the army exercise TSENTR 2019? कौन सी कंट्री ने आर्मी एक्सरसाइज TSENTR 2019 को होस्ट किया था? ऑप्शन ए इज रशिया, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज कजाकिस्तान, ऑप्शन डी इज किर्गिस्तान। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रशिया, ऑप्शन ए। Next question is 109. Which one of the following countries is called the country of winds? कौन सी ऐसी कंट्री है इनमें से जो कंट्री ऑफ विंड कहलाती है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी डेनमार्क एंड ऑप्शन डी इज जर्मनी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110. Which one of the following is the oldest scientific department of government of India? सबसे पुराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंटिफिक डिपार्टमेंट कौन सा है? फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड ऑप्शन डी DRDO। द करेक्ट आंसर इज सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111. नसीब अल बहार इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, जो ये आपको नसीब अल बहार दी हुई है ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया और एक दूसरी कंट्री के बीच में। कौन सी कंट्री है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी इज ओमन। द करेक्ट आंसर इज ओमन। Next question 112. Conru Humpy excels in which one of the following sports? जो कॉनरू हम्पी है वो कौन सी स्पोर्ट्स में बेस्ट है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी चेस एंड ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स। द करेक्ट आंसर इज चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 109. Question number 113. Which one of the following was the official mascot of Khelo India Youth Games 2020? Option A is Vijaya, option B is Yaya, option C is Rongmon and option D is Amu. The correct answer is Vijaya. Vijaya official mascot था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। Next is 114. In January 2020, a passenger aircraft crashed in Iran soon after taking off from Tehran's Imam Khomeini Airport, killing about 170 people on board. The airplane belongs to, जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो किससे बिलोंग करता था? वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज कतार एयरवेज, ऑप्शन बी इज यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस, ऑप्शन सी इज सिंगापुर एयरलाइंस एंड ऑप्शन डी इज कैथे पैसिफिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट 115. Milan, a multilateral naval exercise 2020 was hosted by which one of the following cities? जो मिलान एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है 2020 में वो किस सिटी में होस्ट की गई थी? वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम एंड ऑप्शन डी इज पनाजी। द करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम। Next 116. The correct relation between the radius of curvature r and focal length f of a spherical mirror is. हमें रिलेशन बताना है रेडियस और फोकल लेंथ में। हमेशा जो रिलेशन होता है दैट इज r इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं r इज इक्वल टू f, ऑप्शन बी r इज इक्वल टू 2f, ऑप्शन सी r इज इक्वल टू 3f एंड ऑप्शन डी इज r इज इक्वल टू 4f। तो जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी b, r इज इक्वल टू 2f। Next
117. A lemon kept in water in a glass tumbler appears to be larger than its actual size. It is because एक नींबू को पानी में रखा हुआ है ग्लास टम्बलर में, वो हमें एक्चुअल साइज से ज्यादा बड़ा लगता है. ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताना है. ऑप्शन ए इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्शन डी इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वो डेविएट कर जाती हैं, जिसके कारण जो लेमन का साइज है हमें एक्चुअल साइज से डिफरेंट लगता है. इसलिए जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 118. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड. जो लाइट है वो कौन सी मेम्ब्रेन से एंटर करती है आई में. तो सबसे बाहर जो ये आई का डायग्राम होता है उसमें जो सबसे बाहर यहाँ पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज कॉर्निया. तो यहाँ पे जो थिन मेम्ब्रेन है दैट इज कॉर्निया, तो कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119. नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने पहली बार ग्लास प्रिज्म को यूज किया था सनलाइट का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए. ऑप्शन ए इज सीवी रमन, ऑप्शन बी लॉर्ड रेले, ऑप्शन सी इज इसाक न्यूटन, ऑप्शन डी इज एस चंद्रशेखर. द करेक्ट आंसर इज इसाक न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120. The cost of energy to operate an industrial refrigerator that consumes 5 kilowatt power working 10 hours per day for 30 days will be, given that the charge per kilowatt hour of energy is ₹4. एक इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर 5 किलोवाट है, वो 10 घंटे चलता है एक दिन और 30 दिनों के लिए चल रहा है. तो हमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है. सबसे पहले हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे. नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. तो यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 5 जो कि पावर है मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स चल रहा है एक दिन के लिए और 30 दिन तक चल रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो जो भी इसका आंसर आएगा उसके बाद हम उसको जो कॉस्ट पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. जो इसको पूरा सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज 6000. तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट 600, सेकंड 6000, थर्ड 1200 एंड फोर्थ 1500. तो हमारा आंसर 6000 आया. तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल बी ₹6000. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट. मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं कौन सी करेक्ट नहीं है ये आपको बतानी है. वेरी फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. Second, magnetic field lines are closed curves. Option C, magnetic field lines are open curves. And option D, no two magnetic field lines are found to cross each other. यहाँ पर हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्लोज्ड होती हैं. तो यहाँ पर आपको देख रहे हो आप ओपन दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. वेरी फर्स्ट option, Buckminster fullerene is an allotrope of carbon. Second, diamond is a good conductor of electricity. Third, graphite is a good conductor of electricity. And last option, in graphite each carbon atom is linked to 3 other carbon atoms. इन स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. हमें पता है जो डायमंड है वो इंसुलेटर होता है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ कंडक्टर. तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123. हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl. हमें कोवलेंट बॉन्ड्स बताने हैं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो यहाँ पर कितने कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं. हम कर लेते हैं 3 कार्बन से लाइक दिस. इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होंगे. जो ये कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन एटम और 1 क्लोरीन.
अब यहाँ पर हम कोवलेंट बॉन्ड्स जितने भी हैं ये सारे कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए 10। तो जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 10। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, which one of the following is the most fundamental characteristic of an element? किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी कलर एंड ऑप्शन डी एटॉमिक वेट। तो हम हमेशा जब भी एलिमेंट देखते हैं तो उसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर ही हमारे माइंड में आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी अर्नस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन एंड ऑप्शन डी इज जॉन डाल्टन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज जेम्स चैडविक। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ऑफ। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी इज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, which one of the following elements isotope is used in the treatment of cancer? कैंसर की जब ट्रीटमेंट करनी होती है तो कौन से एलिमेंट का आइसोटोप जो है वो यूज किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी सोडियम एंड ऑप्शन डी इज आयोडीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट को कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। इसकी हाफ लाइफ होती है 5.27 ईयर्स, लेकिन फिर भी हर 5 साल के बाद इसको चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, which one of the following cell organelles may play a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organisms? यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल। जो सबसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और सबसे प्रिमिटिव होते हैं उनमें जो वेस्ट और वाटर को निकालने का काम कौन करता है ये बताना है। वेरी फर्स्ट इज लाइसोसोम्स, देन वेक्यूल्स, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट इज लाइसोसोम्स, ये तो डाइजेशन का काम करते हैं। गोल्जी बॉडीज प्रोटीन पैकेजिंग का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो वाटर और वेस्ट को एक्सपेल करने का काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, which one of the following terms describes the practice of growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land? अगर सेम पीस ऑफ लैंड में 2 से ज्यादा क्रॉप्स एक टाइम पर ग्रो की जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन, सेकंड मिक्स क्रॉपिंग, थर्ड इंटर क्रॉपिंग एंड फोर्थ इज मिक्स फार्मिंग। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? एक क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर जब वो कट जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, फिर सेकंड क्रॉप करते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। सेकंड मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग नाम से आपको पता लग रहा है कि एक से ज्यादा क्रॉप्स जो हैं वो एक ही फील्ड में ग्रो की जाती है मिक्स क्रॉपिंग में। इंटर क्रॉपिंग में जो है जब कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसके बीच में कहीं पर भी दूसरी क्रॉप को ग्रो किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग में प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी जो है ब्रीड किया जाता है, उनको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130, which one of the following statements is correct about effects of antibiotics on viruses? वायरसेस में बेसिकली क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बाहर एक प्रोटीन कोट होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एंटीबायोटिक्स का क्या इफेक्ट होता है वायरसेस पे। ऑप्शन ए इज वायरसेस आर नॉन लिविंग एंटिटीज बट इट कैन इंटरैक्ट विद एंटीबायोटिक्स। नो, इट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी टेकिंग एंटीबायोटिक्स क्योर्स वायरल इन्फेक्शंस। नो, एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी viruses do not possess metabolic pathways on which antibiotics can function whereas bacteria have such pathways। अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर सारे के सारे मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, लेकिन वायरसेस में अभी मैंने आपको बताया सिर्फ प्रोटीन कोट होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होता, इसी कारण एंटीबायोटिक्स पर फंक्शन नहीं कर पाती। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दिस इज सी।
Next question is 131. The Panama Canal opened in 1914 links option A Red Sea and Mediterranean Sea, option B Atlantic Ocean and Pacific Ocean, option C Indian Ocean and Pacific Ocean and option D Adriatic Sea and Black Sea. जो पनामा कैनाल है वो 1914 में जो ओपन की गई थी वो लिंक करती है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज साइंड बाय 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1945 एट यूनाइटेड नेशन चार्टर है वो 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा साइन किया गया था 1945 में। कहां पर? ऑप्शन ए हैग कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी लंदन कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी बर्लिन कॉन्फ्रेंस। जो करेक्ट आंसर है दैट इज सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन इंडिया हैव कैटेगराइज्ड लैंड यूज इनटू ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 21। जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वो इंडिया में मेंटेन किए गए थे उनको कितने भागों में बांटा गया है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी 9 कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू एरियाज विद रेनफॉल लेस देन। उन्होंने बोला ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वो ऐसे एरियाज में की जाती है जहां पर रेनफॉल इनमें से आपको बताना है कि उससे भी कम हो, 100 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर से या 75 सेंटीमीटर से। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राई लैंड फार्मिंग होती क्या है। ड्राई लैंड फार्मिंग ऐसी लैंड पर की जाती है जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज ज्यादा नहीं होती, ठीक है, और यहाँ पर विंटर में जो रेन्स होती हैं उस वाटर को स्टोर किया जाता है और फिर फार्मिंग की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, 75 सेंटीमीटर से भी कम अगर रेनफॉल हो उन एरियाज में ड्राई लैंड फार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 फॉर एन एरिया टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन कैटेगरी व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स ग्रोस क्रॉप्ड एरिया शुड बी अंडर इरिगेशन। ऐसे एरियाज जो ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से निकाल दिए गए हैं क्या परसेंटेज होगी उनकी क्रॉप्ड एरिया की जो अंडर इरिगेशन है? ऑप्शन ए इज 10% और मोर, ऑप्शन बी 20% और मोर, ऑप्शन सी 25% और मोर, ऑप्शन डी इज 30% और मोर। इसका करेक्ट आंसर आएगा 30% और मोर, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 Which one of the following is not a current of Pacific Ocean? Pacific Ocean का करंट कौन सा नहीं होता? वेरी फर्स्ट इज ओवेशियो करंट, ऑप्शन बी अलास्का करंट, ऑप्शन सी एगलहस करंट एंड ऑप्शन डी इज कैलिफोर्निया करंट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एगलहस करंट, दैट इज सी। क्योंकि जो ये करंट होता है वो वेस्टर्न बाउंड्री करंट है साउथ वेस्ट इंडियन ओशन का, तो इसलिए पैसिफिक ओशन का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया एक्सटेंड्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। मॉनसून का जो ड्यूरेशन होता है इंडिया में वो कितना होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए इज 80 to 140 डेज, ऑप्शन बी 100 to 120 डेज, ऑप्शन सी 90 to 130 डेज एंड ऑप्शन डी इज 100 to 140 डेज। मेनली जो इंडिया में मॉनसून आता है वो जून टू सितंबर में आता है, तो इन बिटवीन कई बार जून से थोड़ी सी पहले कुछ हफ्ते पहले भी आ जाता है और सितंबर से एक आधा हफ्ता ऊपर भी चला जाता है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट लगाएं तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 80 to 140 डेज। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 138 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। साउथ ईस्ट चाइना में कौन सी नेचुरल वेजिटेशन होती है ये हमें बताना है। फर्स्ट इज सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड इज ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जिसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड। कौन सी कोल्ड लोकल विंड कहलाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज सेंटा एना, ऑप्शन बी इज चिनुक, ऑप्शन सी मिस्ट्रल एंड ऑप्शन डी इज लू। लू के बारे में तो आप सभी जानते होंगे,
ये जब समर टाइम होता है उस टाइम पर ये वार्म वेरी हॉट एयर विंड फ्लो करती है। सेंटा एना जो होती है वो भी ड्राई एंड वार्म विंड है। चिनूक भी वार्म एंड ड्राई विंड है। तो जो मेन मिस्ट्रल होती है दिस इज द लोकल कोल्ड विंड, और ये डस्ट लेडन विंड होती है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन रूरल सोसाइटी इन बंगाल। रूरल सोसाइटी जो बंगाल की है वहां पे परमानेंट सेटलमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वो बताने हैं। वेरी फर्स्ट इज जमींदार invested capital and enterprise to improve agriculture along lines of British yeoman farmers. Option B, a group of rich peasants known as jotedars succeeded in consolidating their position in the villages. The third is the riots prospered as a result of fixed revenue levy imposed on them. Option D, the system of collectorate introduced by the company for exercising supervisory control on jamidars failed to take off. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। जो वहां के ज्योतिदार थे रिच पीजेंट्स, जिन रिच पीजेंट्स होते हैं जो किसान होते हैं और वो अमीर होते हैं, अमीर किसान कह सकते हैं आप यहाँ पर, उन्होंने अपनी विलेजेस में अपनी पोजीशन को बचा के रखने में सक्सेस पाई थी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 141, व्हाट वाज दामिन इको इन राजमहल एरिया। दामिन इको राजमहल एरिया में क्या है ये बताना है। First option is a large area of land demarcated and declared to be the land of Santhals. Option B, land of Pahadis cultivated exclusively for paddy. Option C, the British territory marked for their military camp. The land are marked for locating settled agriculturists. दामिनी को में क्या किया गया था, ब्रिटिशर्स ने कुछ लैंड को सैंथल्स को दे दिया था और उनके नाम पर कर दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। जो लड़ाई हुई थी 1847 में, सॉरी 1857 में, उसके बारे में बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, इट वाज द रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड बाय द राजास, नवाब्स एंड तालुकदार्स। ये ऑर्गेनाइज तो किया गया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो केयरफुली ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। तो ये वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। सेकंड, रूमर्स एंड प्रोफेसीज डिड नॉट प्ले एनी रोल इन इट्स आउटब्रेक एंड स्प्रेड। नो, क्योंकि रूमर्स की वजह से ही काफी लोग एक्शन में आ गए थे ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट, द रेबल प्रोक्लेमेशन इन 1857 रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। क्या हुआ था जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो उस टाइम पर अलग अलग जगह पर जहां भी किसी को पता लगता था वहां पर ये लड़ाई जो है वो लोग एक्शन में आ जाते थे। उन्होंने वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि किसी की कास्ट क्या है, क्रीड क्या है। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड इजिली कंट्रोलिंग द रिबल्स। जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्होंने सक्सेस तो पा ली थी कंट्रोल करने में लेकिन क्विकली नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question 143, which one among the following was not a Panchshil principle। एक पंचशील प्रिंसिपल्स दिए गए थे, कौन से इनमें से पंचशील प्रिंसिपल के अंडर नहीं आता ये पढ़ना है। बेसिकली जो पंचशील प्रिंसिपल थे, 5 प्रिंसिपल्स दिए गए थे पंचशील में, इसमें स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो प्रॉपर पीसफुल जो है मेंटेन किया जाए, आपस के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसमें इंटरफेरेंस ना किया जाए, इन सब के बारे में था। उसके अंदर किसी भी न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात नहीं की गई थी। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यस। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यस। न्यूक्लियर डेटरेंस, नो। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर वेपन के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब होता है अगर कोई हमला करेगा, हम फर्स्ट टाइम में जो है उन पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमला फर्स्ट किया तो फिर उनके रिटर्न में जो है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाएगा। लेकिन पंचशील प्रिंसिपल में इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो न्यूक्लियर डेटरेंस है। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, यस, कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये बात भी कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following had organized in 1904 a secret society of revolutionaries named Abhinav Bharat।
किसने अभिनव भारत की एक सीक्रेट सोसाइटी को जो है ऑर्गेनाइज किया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्णा वर्मा, ऑप्शन सी हरदयाल एंड ऑप्शन डी इज वीडी सावरकर. Is the option correct is option D, विनायक दामोदर सावरकर. इन्होंने ही यंग इंडियन सोसाइटी 1904 में ऑर्गेनाइज की थी, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145. The principle that the framing of the new constitution for independent India should be primarily the responsibility of Indians themselves was for the first time considered in. Option A, Government of India Act 1935. Option B, August offer of Viceroy Linlithgow. Option C, Cripps proposal. And option D, Cabinet mission. तो ये जो नई कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स फ्रेम किए गए थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो जो है इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो फर्स्ट टाइम किसमें बताई गई थी? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एनवायरमेंटल इशू इन ईस्टर्न कनाडा? ईस्टर्न कनाडा में सबसे मेजर जो एनवायरमेंटल इशू है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एसिड प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ऑप्शन सी लैंड डिग्रेडेशन और ऑप्शन डी डेजर्टिफिकेशन. कनाडा में बेसिकली जो मेजर एनवायरमेंटल इशू है वो है एयर पॉल्यूशन. और एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से? बेसिकली एसिड रेन. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसिड प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147. विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स लाइज इन बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी? कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कौन सी माउंटेन जो है वो लाई करती है, इसके बारे में हमें बताना है. ऑप्शन ए कोकेसस, ऑप्शन बी कार्पाथियंस, ऑप्शन सी एपेनिन एंड ऑप्शन डी इज एल्बर्ज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोकेसस. क्वेश्चन नंबर 148. Bagalihar, Dulhasti and Salal hydropower projects have been developed on which of the following rivers? ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन सी रिवर्स पर जो है डेवलप किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 इज चेनाब एंड झेलम, ऑप्शन 2 चेनाब एंड इंदस, ऑप्शन सी रवि एंड ऑप्शन डी चेनाब ओनली. इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज चेनाब ओनली, डी. Next question number 149. Which of the following statements with regard to biosphere reserve are correct? आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट, द आइडिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1973-74. रॉन्ग. सेकंड, देयर आर 18 designated biosphere reserves in India. Correct. Third, all biosphere reserves in India have been included in World Network of Biosphere Reserves of UNESCO. Wrong. तो इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ये जो कोड दिए हुए हैं इनमें से जो ऑप्शन 2 ओनली है दैट इज बी इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन नंबर 150. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सी और ओशन? कौन सी ऐसी कंट्री है जो डायरेक्टली सी या ओशन से कनेक्टेड नहीं होती? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी अजरबैजान एंड ऑप्शन डी इज आर्मेनिया. द करेक्ट आंसर इज आर्मेनिया. थैंक यू. तो इसमें आपको एनडीए का पार्ट बी, जो पेपर 2 का पार्ट बी है, वो पूरा सॉल्व करके बताया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आपको इसका पार्ट ए और पेपर फर्स्ट भी देखना है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं.